टीएसएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे किसका? वर्णमाला का। तो देखिए वर्णमाला जो टॉपिक है इसको ध्यान समझिए आप लोग। वर्णमाला है क्या? देखिए वर्णों के ये जो व्यवस्थित वर्ण क्या होता है पहले समझिएगा। जो वर्ण होता है, ये वर्ण जो है ये ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का लिखित रूप है। ऐसे मान लीजिए आप कोई ध्वनि बोले अ तो अ लिख दिया, कोई बोले ध्वनि क तो क लिख दिया, हो जाएगा ना। देखिए तो अ और क ये दोनों क्या है? दोनों वर्ण है। लेकिन जो अ है ये स्वर है और जो क है ये व्यंजन है। यानी वर्ण है वो स्वर और व्यंजन में विभाजित हैं। क्लियर? अब देखिए आगे आते हैं। अब बात करेंगे वर्ण का। तो इसके लिए सामान्य एक बात होता है, एग्जाम में पूछता है कि क्या है, तो कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हो गया। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहां देखिए जैसे वर्ण है क्या, तो फिर बोलेंगे वर्ण। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक है। अब देखिए अब ध्वनि दो प्रकार से हो सकता है, यानी कि वर्ण के दो प्रकार हैं। एक होगा स्वर और एक हो जाएगा व्यंजन। ठीक है। देखिए एक स्वर हो गया और एक व्यंजन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए बात करेंगे स्वर और व्यंजन का। इरेज कर दे इसको। अब आते हैं स्वर पे। देखिए स्वर, पहली बात देखिए ध्यान दीजिएगा स्वर क्या है। स्वर जो है एक तरह से ये मात्राएं हैं, याद रखिएगा। कभी भी स्वर कोई जब व्यंजन से संयुक्त होता है, कोई भी स्वर, जैसे आप स्वर की बात करेंगे अ है, आ है, ई है, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, और ये दोनों अयोग वहां है। एक अंग है और एक आ है। ये दोनों क्या है? अयोग वहां है। अब देखिए अ आ ई ये आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन सभी व्यंजन जो होते हैं स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे क, तो क में अगर हलंत लगाएंगे तो अ निकल जाएगा, यानी ये हुआ पूरा क। तो देखिए क में भी अ लगा हुआ है, यानी व्यंजन क्या है? वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए बात करेंगे आ की। देखिए मात्रा ये होती है, छोटी की मात्रा ये होती है, बड़ी की मात्रा छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री लिखना है तो अब देखिए, अब कृपा लिखना है तो ऐसे लिखेंगे री की मात्रा, तो ये री हो गया। ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, और ये जो अयोग वहां है इनको भी हम अंग और अ के मात्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी हिंदी में देखा जाए तो मात्राओं को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राओं के रूप में हम हिंदी में इसको देख सकते हैं। 11 और 12 जो अयोग वहां इनको भी मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कुल मिला के 12 मात्राएं आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई स्वर है
ये कोई स्वर है आ। अगर इस स्वर को हमें किसी व्यंजन में जोड़ना है, जैसे मान लीजिए क एक व्यंजन है, इसमें यदि आ को जोड़ना है तो यह व्यंजन रूप में न जुड़कर, यह जो क है, हाँ, ये व्यंजन रूप में न जुड़कर मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। तो कभी भी कोई स्वर जब किसी व्यंजन से संयुक्त होता है तो मात्रा के रूप में होता है। किसी शब्द में अगर मान लीजिए करना हो तो स्वर न स्वतंत्र रूप से लग सकता है। जैसे आम लिखना है तो हमने आ लिख दिया और म, क्योंकि यहाँ पर ये आ क्या है, स्वतंत्र रूप में है। लेकिन जब यही माँ लिखना हो तो यहाँ पर हमें आ की मात्रा लगानी ही पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये लगा रहे ना, यानी कभी भी कोई स्वर व्यंजन से मिलेगा तो मात्रा के रूप में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? कहने का मतलब है कि स्वर ही क्या है, स्वर ही मात्राएं हैं। स्वर ही क्या है, मात्राएं हैं। ये जो मात्राएं स्वर हैं, इन्हीं का प्रयोग हम हिंदी वर्णमाला में करते हैं। अभी आते हैं, देखिए ये तो मात्रा की बात आ गई। अब थोड़ा सा और समझिए इधर। इसको हम दे देंगे या तो लोड करके पीडीएफ भी डाल देंगे, फिर वो दे देंगे। हाँ आप लोग हाँ देख लीजिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ समझिएगा। जैसे मान लीजिए, फिर देखिए आगे हम बात करते हैं। अब जो स्वर की बात करेंगे, देखिए तो स्वर अगर देखते हैं तो इनका भी वर्ग है। जैसे अ, ये ई वाला का एक अलग वर्ग हो जाएगा, ऊ वाले का एक अलग वर्ग हो जाएगा, री अपने आप में स्वतंत्र है, और ए ऐ ओ औ ये संयुक्त है, ये संयुक्त स्वर है। मतलब कि इन स्वरों को बनाने के लिए इनकी सहायता लेनी पड़ती है, तभी ये स्वर बनते हैं। तो अभी हम आते हैं स्वर पर डिटेल थोड़ा सा। सर इस टॉपिक को फिर से समझाइए, ए और ऐ। अभी बस समझाते हैं एक मिनट। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, एक है अ और आ, एक परिवार के हो गए, ठीक है। ई और ई एक परिवार हो गए, ऊ और ऊ इनको एक परिवार में रख दिया, और री को हमने एक परिवार में। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसे मान लीजिए ये चार है, तो इसमें अगर अ को देखा जाए, अ इसमें से ई को निकालें और इसमें से ऊ को निकालें, और री, ये चारों जो है ये मूल स्वर हैं। इन्हें क्या कहा गया है, मूल स्वर कहा गया है। और याद रखिएगा मूल स्वर के साथ साथ ये लघु स्वर भी है, बहुत ही कम समय में बोला जाता है। ये लघु स्वर भी है। लघु स्वर का एक और नाम है हर्ष स्वर, तो इसे हर्ष स्वर भी कहा जाता है। क्लियर? अ ई उ री ये चारों क्या है, लघु, यानी लघु स्वरों की संख्या 4 है। उन्हें मूल भी कहते हैं, इन्हें हर्ष भी कहते हैं। यहां तक हुआ। अब आगे देखिए, अब क्या होता है, यदि इन मूल स्वरों को आपस में मिलाएंगे तो अन्य स्वरों का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए, अगर बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अ है और एक और अ लिख लेते हैं तो ये आपका आ बन जाता है। तो देखिए ये आपका एक बना, ये भी एक बना। हम फिर आगे करते हैं, मान लीजिए ई है और एक और ई ले लेते हैं तो क्या बन गया, बड़ी बन गया। ये भी बना। देखिए अगर मान लीजिए ऊ है और एक और ऊ ले लेते हैं तो आप क्या बना, बड़ा ऊ बना। री को दीर्घ या लघु, ये हमेशा लघु रूप में रहता है, अपना रूप नहीं बदलता है। अब देखिए तो ये इनके मिलने से ही तो बन रहा है, या आ बना, या बड़ी ई, या ऊ, बड़ा ऊ। ये तीनों बने, यानी किससे बने, मूल स्वरों के मिलने से बने। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हम इसको मिटा के और फिर आगे बताते हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यदि अ, यानी कहने वाला, देखिए ये जो अ है ये बोला जाता है कंठ से, जो ई है ये तालव्य से, जो ऊ है ये ओष्ठ से बोला जाता है, और इसके लिए मूर्धन्य का प्रयोग किया गया। ये मूर्धन्य है, मूर्धा से बोला जाता है। ये ठीक है, उच्चार स्थान हो गए। ये वाले कंठ से, ये तालव्य से, ओष्ठ से, ऊ में ओष्ठ निकल जाता है तो ओष्ठ हो जाएगा। अब यहां देखिए, इसे मान लीजिए, फिर हम बात करते हैं,
यदि इसके परिवार की शादी हम इससे करा दें, यानी इसको इससे संयुक्त कर दें, तो जो अगला चाहे जो मिले, अ ई से मिले, आ ई से मिले, कोई किसी से मिले, ये संयुक्त हो रहे हैं और दोनों विजाती हैं, ये कंठ है, ये तालव्य है। तो जो शब्द बनेगा उसे कहेंगे कंठ तालव्य। मतलब उस शब्द के उच्चारण में कंठ तालव्य आएगा, कंठ भी आएगा और तालव्य आएगा। और कंठ तालव्य को उच्चारण करने के लिए जो है वो शब्द है वो अ ई मिला तो ए बन जाता है। यानी ए कैसे बोलते हैं? कंठ तालव्य से बोलते हैं। ये कंठ तालव्य हो गया, यानी ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालव्य। अब यहां समझिएगा, मान लीजिए, फिर देखिए, इसे मान लीजिए, अब इस अ को इस ए से मिलाया गया, या इस आ को इस ए से किसी से मिलाया जाए, तो ऐसे मान लीजिए अ होगा या आ होगा, जो ले लीजिए आप, और मिला दिया किससे? ए से। तो अ और ए मिलाएंगे तो देखिएगा अय होगा ना, अय अय, और अय कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं अय। तो ये हो गया है। अब देखिए, अ बोला जाता है कंठ से और ए बोला जाता है तालव्य से, तो इसे हम कहेंगे ना कंठ तालव्य। सॉरी, ये भी कंठ तालव्य ही है पूरा, कंठ तालव्य। देखिए, कंठ प्लस कंठ तालव्य, दो कंठ साथ लिखेंगे, कंठ तालव्य लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है ए और अय का उच्चारण क्या हो गया? कंठ तालव्य हो गया। कोई डाउट नहीं है ना? ये हो गया, मिटा दे इसको, ठीक। अब देखिए आगे फिर चलते हैं, अगला देखिए। फिर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यही बात करते हैं, इस अ और ई को अगर हम इसके यहाँ इसका विवाह करा दें या मैच करा दें, तो ये कंठ है और ये ओष्ठ है, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? कंठोष्ठ। यही ना बनेगा। कंठोष्ठ क्या होता है? ओ को कंठोष्ठ के अंतर्गत रखा गया है। ओ क्या है? कंठोष्ठ है। यानी अ और आ अगर उ और उ किसी से मिले तो ओ ही बनेगा। कहने का मतलब है अ आबलिक आ प्लस उ या उ में से किसी से मिले तो जो नया वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ये होता है कंठ और ये होता है ओष्ठ, तो नया वर्ण क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। सेम इसी तरह यदि मान लीजिए, यहाँ देखिएगा, सेम यही कहानी है, ये ऐसे बन गया है। अगर इसी तरह मान लीजिए अ को अगर हम मिला दें ओ से तो बनेगा ना औ, बन जाएगा ना। तो देखिए औ औ औ बन गया, और ये भी कंठ प्लस कंठोष्ठ बराबर कंठोष्ठी तो होगा। यानी ओ और औ क्या होंगे? यानी कहने का मतलब है कि कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आएंगे। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो वर्णमाला में 4 संयुक्त स्वर हो गए जो विजातीय मिलके बने हैं। 4 संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। अगर वर्णमाला में बात करें तो जो ये 4 संयुक्त स्वर हैं उनके नाम आपको मिल जाएंगे इस संयुक्त स्वरों का। यहाँ करते हैं संयुक्त स्वर। अगर इनकी बात करेंगे, देखिए तो ये है ए, ऐ, ओ और औ। ये चारों क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। ये संयुक्त स्वर हैं। इनको वर्णमाला में संयुक्त स्वर, हालांकि संयुक्त व्यंजन आप लोग पढ़ते हैं 6 तरह की स्वर, लेकिन स्वर कहीं बताया नहीं जाता है, लेकिन ये बात मैं बता दी आप लोग। गया तो एक तो हमारा संयुक्त स्वर हो गया। अब देखिए, इसके पहले मैंने आपको मूल स्वर बता दिया था, ठीक है ना। मैं आप लोग को लघु बता दिया और ह्रस्व बता दिया। अब आता है तीसरा, देखिएगा दीर्घ स्वर। ये सब उच्चारण के आधार पे हम बता रहे हैं आपको। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की बात करेंगे। दीर्घ स्वर में क्या होता है? जब दीर्घ स्वर आप पढ़ेंगे और थॉरली लास्ट में बताएंगे कि वर्ण जो स्वर जो होते हैं उनके प्रकार है
वर्ण की अगर बात करेंगे, स्वर 3 प्रकार का होता है, लघु, दीर्घ और प्लूत। लेकिन ये उच्चारण के आधार पर हम बता रहे हैं कई प्रकार इसके हो जाते हैं। दीर्घ करेंगे क्योंकि दीर्घ में क्या होता है, जब दीर्घ की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आ होता है बड़ी, बड़ा ऊ ना, ए, ऐ, ओ और औ, ये चारों क्या हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। यानी ये लघु स्वर में, लघु स्वर से दूना समय लगता है इसको बोलने में। अच्छा, तो इसका एक दीर्घ नाम है। दूसरा इसका एक नाम है गुरु स्वर, इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है। एक और इसका नाम है, परीक्षा में पूछता है कि जो स्वरों से मिलता है ना, इसलिए इसको संधि स्वर भी कहा जाता है, इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। आगे जब आप संधि पढ़ेंगे तो देखेंगे जब आय की मात्रा होती है तो वहां पर वृद्धि संधि हो जाता है, जब औ की मात्रा तो वृद्धि संध, और ए और ओ की मात्रा से गोल संधि होता है। तो ये इसीलिए चूंकि इसमें सभी का रूप दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका एक नाम संधि स्वर भी है। तो जब वर्णमाला आप पढ़ रहे हैं देखिए तो आपको ये भी दिखाई पड़ रहा है, कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है। ये तो हो गया बेसिक जानकारी स्वरों के बारे में। थोड़ा सा और आपको बताते हैं। अब देखिए स्वर के प्रकार, तो स्वर के प्रकार की बात करेंगे। देखिए रचना के आधार पर अगर बात करते हैं स्वर का, देखिए पहले तो हिंदी में 2 ही प्रकार के स्वर होते हैं, एक लघु एक दीर्घ। लेकिन टेट के परीक्षाओं में आप देखिए लगातार एक दे देता है, 3 प्रकार दे देता है। देखिए पहला देता है, अगर बात करेंगे स्वर के प्रकार की बात करेंगे तो पहला हो गया लघु स्वर जो आप पढ़ चुके हैं, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा प्लूत स्वर। देखिए वैसे तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्लूत स्वर को नहीं रखा जाता है, लेकिन परीक्षा में आ रहा है तो हम उसको दे रहे हैं महत्व। देखिए एग्जाम में आता है तो हम बता दे रहे हैं प्लूत स्वर होता क्या, लीजिएगा। प्लूत स्वर का मतलब होता है ये सामान्यतः संस्कृत के, ठीक है ना, जितने भी संस्कृत के मंत्र होंगे, रचनाएं होंगी, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि गानों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे और इसका साइन होता है, जैसे अगर आपसे कोई बोले प्लूत में, लघु दीर्घ तो आप जान ही चुके हैं। प्लूत में बात करेंगे तो अगर माने कोई बोले कि ओम ऐसे लिखना है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ओम, लेकिन हिंदी में ओम ऐसे लिखेंगे। अब मान लीजिए ओम को लिखना है, इसी को कहेंगे ओम, जितना खींचेंगे आप उतना ही ये प्लूत का साइन बनता जाएगा। आप बोले भैया, भैया बोल दिए, भैया भैया बोल रहा है ना, चिल्लाते हैं तो वहां पर ये प्लूत स्वर आता है। मैया में आएगा ना, भाई मानिए भैया, तो यहाँ पर क्या ये प्लूत स्वर होता है। तो जनरली अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप लगा देंगे 3 प्रकार में, प्लूत है, दीर्घ है और लघु स्वर है। तो ये सारे स्वर आएंगे। लघु में आपके आ जाएंगे अ, ई, उ और री, ये चारों लघु आ जाएंगे, मैं बता चुका हूं। और बाकी जो 7 बचते हैं जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है ना, ए, ऐ, ओ, औ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 किसमें आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ये स्वर के प्रकार हो गए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब आते हैं देखिए अयोगवाह में, थोड़ा समझिए अयोगवाह को। अयोगवाह क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछता है। देखिए अयोगवाह, अयोगवाह की बात करेंगे। देखिए एक होता है अयोगवाह में, नाम है अयोगवाह। देखिए ये ना स्वर ही होता है ना ही व्यंजन ही होता है। स्वर अभी अ बोला नहीं कि अंग आ गया, अ बोला नहीं कि ह आ गया, और ह कंप्लीट भी नहीं होता है। तो ना ये स्वर है ना व्यंजन है, अयोग है, इसीलिए इसे अयोगवाह कहा गया। इसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे अंग का, और ये क्या है, अ है। अंग जो है इसे कहा गया है अनुस्वार।
इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहा गया है अंग को, ठीक है। अच्छा, अंग नाक से आ जाएगा आपका, अंग की बात करेंगे। अंग, अह जो होता है इसे विसर्ग कहा गया है, अह जो है विसर्ग कहा गया है। आप जब पढ़ेंगे, आप लोग छंद पढ़ते हैं तो छंद में यह माता राज भान सलगा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, तो हम इसकी अंग की गिनती 2 के रूप में और अह की गिनती 2 के रूप में करते हैं। जब दोहा सोरठा ये सब पढ़ेंगे आप लोग तो वो गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अंग और यही क्या होता है, अगर मान लीजिए जब चंद्रबिंदी लग जाता है तो इसको अनुनासिका कहा जाता है, याद रखिएगा, और इसकी गिनती 1 में की जाती है, इसकी गिनती 1 में की जाती है। तो जब आप लोग हम पढ़ाएंगे छंद तो बताएंगे, छंद आप लोग पढ़ेंगे। देखिए छंद के भी कई प्रकार है, वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है। वर्णिक छंद में आप लोग पढ़ते हैं कवित छंद होता है कि जो पवित्र गीत क्रांतिकारियों का गीत रहा उसके निमित्त भी विधान होना चाहिए। अब वर्तमान सांसदों विधायकों से आग्रह है आप में भी थोड़ा स्वाभिमान होना चाहिए। अब ये क्या हो गया, ये सीधे कवि छंद है। तो ये हम छंद के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी यहाँ आपको हम बता रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखिए ये हो गया आपका, इसकी बात आ गया अयुग्मा का। बात करेंगे, देखिए ये हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला का बेसिक ज्ञान आपको हो गया। इसी बेसिक ज्ञान के आधार पर हम लोग अगला वीडियो फिर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।